नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में चक्का जाम किया। कांग्रेस ने महंगा पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर धरना दिया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी इसे कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट बता रही है और इन सब के बीच महंगाई जनता का पसीना निकाल रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। सवाल यह भी है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर छत्तीसगढ़ सरकार का क्या स्टैंड है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसदों को इस मसले को क्या दिल्ली में नहीं उठाना चाहिए, इस पर करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलता गरीब महंगाई की भीषण आग में, डूबी बीजेपी अहंकारी राग में। मतदाता त्राही त्राही करे आज रे, डूबी बीजेपी अहंकारी राग में। झूठे जुमले और वादों की पेलम पेल है, झूठे जुमले वादों की पेलम पेल है। 100 रुपया पेट्रोल 200 रुपया तेल है, 100 रुपया। जी हां, कुछ इस तरह गीतों के जरिए कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। साथ ही महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अच्छे दिनों के वादा के साथ केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार इन 7 वर्षों में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, जिससे आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम उपभोक्ता के जेब में डाका डाला है, आम जनता के थाली से निवाला छीना है। हमारी मांग है कि महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए। बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। उधर विपक्षी बीजेपी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए चुटकी ले रही है। साथ ही महंगे पेट्रोल डीजल पर प्रदेश सरकार को वैट कम कर जनता को राहत देने की मांग कर रही है। और अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार के इनके कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है। यदि इनके पास में कुछ होता बताने के लिए, तो ये केंद्र सरकार और बाकी चीजों को लेकर के जाने के बजाय अपने उपलब्धियों को लेकर के जनता के पास में जाती। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के गणित की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पर 25% वैट लगता है। इसमें 2 रुपए अलग से राज्य सरकार सेस लगाती है। डीजल पर छत्तीसगढ़ में 25% वैट लागू है। इसमें अलग से 1 रुपए सेस राज्य सरकार लगाती है। अक्टूबर 2018 में पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती की गई थी। तब पेट्रोल डीजल पर वैट 25% से घटाकर 21% किया गया था। अगस्त 2019 में पेट्रोल डीजल पर वैट फिर 25% कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में महंगाई के डबल अटैक ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन जहां तक महंगे पेट्रोल डीजल का सवाल है, इसे लेकर केंद्र और राज्य एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर टैक्स कम करने की नसीहत दे रहे हैं और नसीहतों के सियासी फेर में बेचारी जनता ठगी जा रही है। छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने चक्का जाम किया और महंगाई के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है, राज्य सरकार वैट कम कर सकती है, लेकिन वैट पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। राज्य केंद्र के ऊपर और केंद्र राज्य के ऊपर पूरा मामला डाल दे रही है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो महंगाई एक बड़ा मसला है इस वक्त, और जो आंकड़े सामने आए हैं खुदरा महंगाई दर के, वो बता रहे हैं कि आम आदमी इस वक्त कितना दबाव में है, कमाई हो नहीं रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ बात पेट्रोल डीजल की नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है अन्य चीज़ों पर, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और इसलिए चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका स्वागत है सर। अमित चिमनानी जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और अभय नारायण राय कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अमित जी आपसे ही कर लेता हूं। आरोप क्योंकि आप लोगों पर लगे हैं, एक पहले सवाल का जवाब यह है कि क्या केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल कर रही है या खुले बाजार के हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं? पहले तो इसका जवाब दीजिए आप, अमित जी। देखिए माननीय लोकेंद्र त्यागी जी, बहुत पहले से ही खुले बाजार के हिसाब से पेट्रोल डीजल के रेट्स तय होते हैं और जो भी टैक्स स्ट्रक्चर स्टेट्स का और केंद्र का है
उसके बाद अगर क्रूड ऑयल के रेट्स में कोई बढ़ोतरी होती है तो ऑटोमेटिकली उसके रेट्स में बदलाव होता है और प्रतिदिन ये बदलाव देखा जा रहा है। केंद्र का अब रोल आपकी आप अनुमति हो मानते तो हैं मैं दो इसमें? तीन केंद्र का रोल मानते हैं? राज्य और केंद्र दोनों का ही रोल है इसमें। यानी कि कोई स्कैम नहीं हो रहा है देश में, क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेता ये कह देते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से कंट्रोल हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तेजी से रेट कम हुए हैं ये सबको पता है। कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है हमारे देश में कि पेट्रोल कंपनियां ज्यादा दाम ले रही हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम रेट में पेट्रोल मिल रहा है उनको। 2014 से पहले जब महंगा था तब सस्ता बेच रहे थे, अब सस्ता मिल रहा है महंगा बेच रहे हैं। उस वक्त का हिसाब पूरा कर रहे हैं, कोई स्कैम हो रहा है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पकड़ नहीं पा रही केंद्र सरकार इसको? लोकेन जी मुझे समय दीजिएगा, आपके सवालों के साथ आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ अपनी बातें भी रखना चाहूंगा जी। जो भी टैक्स स्ट्रक्चर केंद्र सरकार ने रखा है वो टैक्स जो है वो पहले सरकारी खजाने में आता है, राज्य अपना हिस्सा तो लेता है, जो आपने अपनी खबर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि 25% और 2 रुपया सेस और 25% और 1 रुपया सेस, ये सीधा राज्य के पास जाता है। फिर केंद्र के पास जो जाता है माननीय लोकेन जी, उसका भी 42%, आई रिपीट, जो केंद्र के पास टैक्स होता है, संविधान में ये लिखा हुआ है और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन होते हैं, उसके हिसाब से जो 32% पहले जाता था, मोदी सरकार ने उसको 42% कर दिया, वो राज्यों को जाता है वापस, केंद्र का भी हिस्सा। और सबको पता है कि जब यूपीए की सरकार थी कि 1,44,00,000 के जो बॉन्ड्स हैं उन्होंने ले रखे थे ऑयल कंपनीज के, जिसको उन्होंने भी भरा और मोदी सरकार ने भी लगभग 53,000 करोड़ रुपए उसमें पे किया है। आज तक शायद पेमेंट चालू है। तो मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि वो सड़क पर बैठे हैं, 28 लाख की गाड़ियों को धक्का देकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ है ऐसा वो बता रहे हैं, तो राज्य सरकार क्या 5 पैसा भी कम की है क्या? अपने टैक्स रेवेन्यू में 5 पैसा कम करके राहत दी है प्रदेश की जनता को? इनकी तकलीफ केवल केंद्र पर आरोप लगाने से खत्म हो जाती है क्या? अगर वास्तव में इनको पीड़ा है तो राज्य अपना जो सेस लगा रहा है वो भी कम कर सकता है, वैट को कम कर सकता है। और एक बहुत ही गंभीर बात, अक्टूबर 2018 में 2.5 रुपए की छूट भाजपा की सरकार ने माननीय लोकेन जी दी थी, इनकी सरकार आई और तुरंत वो 2.5 रुपए की छूट भी इन्होंने वापस ले ली। चलिए एक अच्छी बात लगी, हो ना पुरानी छूट बहाल करते। एक अच्छी बात लगी कि आपने कम से कम ये तर्क देकर जनता को मन बहलाने की कोशिश नहीं की कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होते हैं, हमने तो कब की अपनी जिम्मेदारी से हट गए थे। ये अच्छी बात है। मैं अब आता हूं अभय नारायण जी आपके पास। उन्होंने टोपी आपके सिर पहना दी है कि हम तो पैसा अलग से भी देते हैं और आप पेट्रोल डीजल पर भी ले लेते हैं, तो आप ही कुछ छूट दे दीजिए। ये लोकेंद्र जी टोपी तो ये पूरे देश को पहना रहे हैं। जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है उसमें एक ऑडियो टेप चला रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। सरकार बनने के 100 दिन के अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी जी कि गरीब पहले सूखी रोटी खाता था, अब 2 सब्जी खाने लग गया है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। हम सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के भाषण को जनता को सुना रहे हैं, जिस भाषण को देके उन्होंने वोट मांगा और शपथ ग्रहण के समय 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाया, हमने वादे किए और कर्ज माफ का वादा हमने 10 दिन में किया था और 10 दिन में हमने कर्ज माफ कर दिया। तो हम नरेंद्र मोदी के वादे दिलाने के लिए काम बड़ी सफाई से अमित चिमनानी जी भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा आरएसएस की तरह जितनी अच्छी झूठ को चाशनी में मिला के परोसना चाहिए वो जनता को चाशनी में मिला के झूठ को परोस रहे हैं। सबको मालूम है कि जीएसटी लगने के बाद राज्य सरकारों के पास अपने कर के लिए कोई साधन संसाधन नहीं बचे। या तो अबकारी में पैसा मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता सर, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। तमाम विकास के कार्य मैं अर्थशास्त्री जी के पास जाऊंगा। मैं उससे पहले एक चीज आप दोनों से ये जवाब अमित चिमनानी जी ये देते हैं। मैं नहीं जानना चाहता सर पैसा कहाँ खर्च। ये अमित चिमनानी जी ये जवाब देते हैं। एक मिनट अभय नारायण जी 1 मिनट रुकिए, मेरा सवाल ये है। अभय नारायण जी 1 मिनट रुकिए। एक सेकंड और है। हाँ। ये अमित चिमनानी ये जवाब देते हैं कि जब $119 प्रति बैरल था तब 71 रुपया पेट्रोल बिकता था, तब भी राज्य का टैक्स था, तब भी केंद्र का टैक्स था। आज
70 रुपया प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल है तो आज 100 रुपया क्यों? हाँ, अब मेरा सवाल 32 रुपये प्रति लीटर राज्य अभय सरकार केंद्र सरकार ले रही अभय है। नारायण जी, जो 3.5 रुपये हुआ करता था एक यूपीए के मिनट समय, सुनिए तो सर, एक मिनट सुनिए। मनमोहन सिंह के समय जो 3.5 था, 32 रुपया प्रति लीटर केंद्र सरकार वसूल रही है। ठीक है सर, वो आज बता दिया आपने प्रदर्शन ये में। डाका जरा डाल मेरी रहे बात हैं। सुन लीजिए, एक मिनट अडानी और अंबानी अभय नारायण जी, को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक डीजल सुन और लीजिए पेट्रोल। जरा बात, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो आप लोगों को जनता की फिक्र है, दोनों ही पार्टियों को। जनता ये चाहती है कि हमें राहत चाहिए पेट्रोल डीजल में। उनको आपका ये तर्क नहीं सुनना कि हम आपसे टैक्स ले रहे हैं तो आपको वापस हम ये दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ये योजना दे रहे हैं, डिमका योजना दे रहे हैं। उनको चाहिए पेट्रोल डीजल पर सीधा सीधा छूट। वो मिल सकती है क्या? दोनों से मेरा सवाल है। पहले अभय नारायण जी आप बोलिए, आपको योजनाएं चलाने, ये आंदोलन जनता के लिए था त्यागी जी। आज सड़क पे हम जनता के लिए बैठे थे। पेट्रोल डीजल से हमें दूसरी योजनाएं नहीं चाहिए। आज हम जनता के लिए सड़क पे बैठे थे। नहीं, वो योजनाएं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किया, क्या आपने मैनिफेस्टो में लिखा था? अभय नारायण जी, मैनिफेस्टो में लिख दिया था डीजल और पेट्रोल के दाम से ट्रांसपोर्टिंग महंगा होता है। ट्रांसपोर्टिंग महंगा होने से सभी चीजें महंगी होती है। ये लिखा था उसमें कि हम पहले पेट्रोल डीजल पर पैसे लेंगे, उसके बाद कर्जा माफ होगा। ये सवाल मैं बिल्कुल नहीं, पूछूंगा। बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मेरी बात को दूसरी तरफ मत मोड़िए त्यागी जी, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। तो बताइए आप क्या कहना मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि उस समय क्या जनता के विकास में या कर्ज माफ करते हैं। बताइए ना सर। अमित चिमनानी जी ने जो झूठ कहा उसको मैंने बताया कि 32 रुपया प्रति लीटर ये वसूल रहा है पेट्रोल पे। अमित जी, और डीजल पेट्रोल, केवल डीजल पेट्रोल में उसका फर्क पूरे बाजार पर पड़ता है। सब्जियां महंगी होती हैं, खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहीं केंद्र के वो क्या ये कहकर की थी कि हम आपसे पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स वसूलेंगे, उसके बाद ये योजनाएं देंगे? ऐसा तो कहीं नहीं कहा था आपने। बिल्कुल नहीं, डीजल पेट्रोल के अभय जी को चुप करा दीजिए, अभय जी को चुप करा दीजिए, वो चुप होते ही नहीं है, वो खाली कंटिन्यू बोलते जाते हैं। अमित जी बोलिए। पहली बात तो जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैंने जो भी आंकड़े रखे एक भी झूठ नहीं था। और 32 रुपए अगर वो केंद्र का कह रहे हैं तो 32 का आप वापस से 42% निकाल लीजिए, 14 रुपए तो राज्यों को वापस चला जाता है और राज्यों को अपना भी मिल रहा है। और मैंने पूछा था कि 5 पैसे भी आपने कम क्यों नहीं किए, तो नहीं बताया। केवल वैट का टैक्स आता है। बोलिए ना, अरे आज तक 44,000 करोड़ आपने नहीं दिया। देखिए आपके आज तक कोयले की रॉयल्टी नहीं मिली, आज तक जीएसटी का पैसा नहीं मिला। कौन सा पैसा केंद्र सरकार दे रही है? चिल्लाने के लिए बैठ जाते हैं, एक कौन सी केंद्र सरकार पैसा दे रही है? और आप लोग को फैक्ट नहीं मालूम का पैसा नहीं मिला, को झूठा बोलते हैं। सुन लीजिए ना, मैं बोल लूं क्या? मैं बोल लूं सर, मैं निवेदन है थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगती है पेट्रोल डीजल पर, वो पैसा देते हैं आप राज्य सरकारों को? देखिए, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से ये पैसा 32% था, अब 42% है और राज्यों को जाता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 261 से 283 में प्रावधान है माननीय लोकेश जी। तो राज्यों को तो जाता ही है। जीएसटी का पैसा है सर, वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा है। एक्साइज के पैसे भी जाते हैं। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं जल्दी से। अखिल जी जवाब दीजिए, ये तर्क क्या सही है? अरे आप 32 रुपए ले रहे हैं कि नहीं बताइए? पेट्रोल में 32 रुपए ले रहे हैं कि नहीं, उसका जवाब दीजिए। अभय नारायण जी मैं आ रहा हूं। अखिल जी देखिए, वास्तविकता में किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को आय के स्रोत बढ़ाने हैं। जब कोविड में जीडीपी कम हुई है, आईपी कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स कम करते हैं तो आप लाभ किसको देते हैं? आप इंडस्ट्री को लाभ देते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, आप किसको लाभ देते हैं? जिनकी इनकम होती है। और जब आप जीएसटी नहीं घटाते हैं या आप पेट्रोल और डीजल पे टैक्स नहीं घटाते हैं, जो इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, तो आप इनडायरेक्टली गरीब को और मध्यम वर्ग को हिट करते हैं। जब आप बैंक में डिपॉजिट रेट को कम करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, तो हमारे जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी इनकम 8% से घट के 6% हो जाती है। और जो उसका डिसबर्समेंट लेता है, जो उसका पैसा लेता है, कौन लेता है? उद्योग लेता है, जिसका इंटरेस्ट, जो वो लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। हानि किसको होती है? मध्यम वर्ग को और अल्प मध्यम वर्ग को। और फायदा किसको होता है? उच्च वर्ग को। देखिए, आपको आय के स्रोत की आवश्यकता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।
प्रश्न ये है कि ये पैसा किससे लिया जाए। ये क्या उनसे लिया जाए जिनकी आमदनी है, जिनके पास पैसा है, या ये समान रूप से उन लोगों से भी लिया जाए जो आज परेशान हैं, जो चिंताग्रस्त हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे चले गए हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं या जिनकी वेतन कटौती हो गई है। अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स 2 साल पहले घटाया था, 1.5 लाख करोड़ का वहन केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। इनकम टैक्स आपने नहीं बढ़ाया, आपने जो उच्च मध्यम वर्ग है, जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आता है, उसको फायदा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स बढ़ाते हैं, जैसे एक महोदय ने कहा, अभी एक वक्ता ने कहा कि ये मार्केट पे डिटरमिन्ड है, ये मार्केट पे डिटरमिन्ड नहीं है। अगर ये मार्केट पे डिटरमिन्ड होता तो जब $30 पर बैरल का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस हो गया था, उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम आधे हो जाने चाहिए थे। ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये आपके टैक्स की वजह से बढ़ रहे हैं, और ये जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से नहीं हो रहे। और भगवान न करे जैसे $140 पर बैरल दाम हो गए थे, भगवान न करे अगर $140 हो जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हल होगा। पिछले एक दिन में जो हमारा रुपए है वो 1% डेप्रिशिएट हुआ है। जब 1% डेप्रिशिएट होता है तो जितने आपने फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं वो महंगे हो जाते हैं। आप एक इंपोर्टिंग कंट्री हैं, आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। गरीब को राहत दीजिए, मध्यम वर्ग को राहत दीजिए और पैसा लीजिए अमीर वर्ग से, ये मेरा निवेदन है। अखिल जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं, वो ये है कि आपने कहा सरकार को आय के सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सरकार ये कहेगी कि हम किसी चीज में अब बिजनेस करेंगे ही नहीं, वो हमारा काम नहीं है, हम हर चीज प्राइवेट हाथों में दे देंगे, तो जो अपने सोर्सेस हैं सरकार के, उनको भी धीरे धीरे क्या सरकार नहीं गवा रही है? अगर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो सरकार तो टैक्स पर निर्भर रहेगी ही। फिर जो चीजें सरकार के हाथ में थी उससे भी तो कुछ आमदनी कर सकती थी सरकार। अगर सरकार डाइवेस्टमेंट करेगी, डाइवेस्टमेंट करके अगर 2-2.5 लाख करोड़ का आप एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, ये बात ठीक है, सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में, ये मेरी निजी राय है, हिंदुस्तान जैसे देश में जहां रोजगार सृजन सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता राष्ट्र की होनी चाहिए, अगर हमारे लिए बिल्कुल कैरेक्टर है प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट जो है वो उसका मोटिव होता है, वहां पे वो रोजगार सृजन कम होता है। पब्लिक सेक्टर में चाहे उनकी कारगुजारी उतनी अच्छी ना हो, चाहे उनकी कार्य क्षमता उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो रोजगार का सृजन करता है। डिसइन्वेस्टमेंट करके आप पैसा तो सरकार स्रोत इकट्ठा कर लेगी, लेकिन भारत जैसे देश में जो इस समय सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीडीपी का बढ़ाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। गरीबों के हाथ में पैसा देना जितना इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमित जी बोलिए, अब बहुत देर से उंगली उठा रहे थे आप। जी, 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। इंटरेस्ट रेट की कमी की बात कही तो छोटे छोटे लोग भी अपने घर के लिए होम लोन लेते हैं, बहुत गरीब लोग हैं उनको फायदा होता है। इंटरेस्ट रेट कम करने से कोई उद्योगपतियों को फायदा नहीं होता। टैक्स के रेट की इन्होंने बात की, कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ, लेकिन 5 लाख तक टैक्स, 5 लाख की इनकम तक टैक्स है ही नहीं, तो इसका लाभ 96% जो पॉपुलेशन है भारत की उसको हुआ है। जीएसटी में जो एग्जम्पशन की लिमिट है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना सालाना 40 लाख के टर्नओवर तक, ये गरीबों को छूट मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स पे भी हम चर्चा करें। और दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट कम करने से महंगाई की दर कम होती है। आरबीआई बार बार ये कहकर कि हमको महंगाई कंट्रोल करनी है इसलिए इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, ये तो सभी को पता है। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने डबल डिजिट की जो महंगाई की दर हमको मिली थी 12% की 2014 में, हमने उसको सिंगल डिजिट पे किया। और हमारी औसत जो महंगाई की दर है 7 साल की, माननीय लोकेश जी, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी आंकड़ा इधर उधर का नहीं है, वो लगभग 5% है। और यूपीए के 10 साल की महंगाई की दर सर 9% थी, मैक्सिमम 12% तक भी चली गई थी। तो मेरा ये निवेदन है ये फैक्ट भी कंसीडर हो। 6 तो गई है ये जी, ये 5 से ऊपर चली गई है ना, इसका मतलब ये तो मानेंगे आप कि महंगाई बढ़ी है इस साल। देखिए कोरोना में जब फैक्ट्रियों में लेबर नहीं है, प्रोडक्शन कम हो चुका है, चीजों की डिमांड बढ़ी है, तो टेम्पररी तौर पर बढ़ेगी। सर मुझे एक 10-15 सेकंड की अनुमति दीजिए, मैं तेल के ऊपर भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं सवालों से भागूंगा नहीं, मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। मेरे पास लास्ट 20 सेकंड है, मैं नहीं आपको अलाउ कर रहा हूँ। अभय जी लास्ट रिएक्शन आपका जल्दी से।
देखिए ये जो तर्क दे रहे हैं कि यूपीए सरकार में महंगाई दर ज्यादा थी और आज महंगाई दर कम है, ये कहीं से पचने वाली बात नहीं है। ये कौन से आंकड़े लाए हैं? ये नागपुर के आरएसएस कार्यालय के आंकड़े हैं, ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े नहीं है। के साथ मैं आपको झूठ बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वैट पर और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को टोपी पहनाई जा रही है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि राहत आपको नहीं मिलने वाली है। आपके पास जब चुनाव के समय नेता आएंगे तो इसका जवाब तभी शायद आपको ये बेहतर दे पाएंगे। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।